हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे कॉस्टिंग अलग ही अंदाज में। तो देखो, कॉस्टिंग की बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी है और हमारा पिछली वीडियो में कॉस्ट शीट का टॉपिक खत्म हुआ। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टोरी ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल्स कंट्रोल। यानी हम लोग मटेरियल्स को कैसे स्टोर करते हैं, मटेरियल्स पर कैसे कंट्रोल बनाते हैं, ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, आज की वीडियो बनेगी, एक और वीडियो बनेगी। ठीक है, तो इन दोनों वीडियो में आप इसके बारे में जानेंगे। तो इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, यानी सवाल बनाने पड़ेंगे, वो भी आपका होगा। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर 2 बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो या यूनिट 2, 3 जो भी बोलना है, लेकिन मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया है। ठीक है, तो देखो अपना क्या है चैप्टर का नाम, स्टोरी ऑफ मटेरियल्स एंड मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, तो उसको करने से पहले एक बार मैं वापस से आपको याद दिला देता हूं कि मटेरियल का मतलब क्या। तो मटेरियल का मतलब होता है किसी भी गुड्स को, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस आप लोग यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, मटेरियल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मटेरियल का, जो कि आपको समझ में आ चुका है, इससे पहले भी कई बार सुना। अब मटेरियल को मैं कितने भाग बांट सकता हूँ, मटेरियल को कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, ठीक है, सेमी फिनिश मटेरियल या फिनिश मटेरियल। ये तीन तरह के मटेरियल आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब हुआ आपने प्रोडक्शन के लिए जो कच्चा माल ला के रखा हुआ है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका रॉ मटेरियल। अब वो मटेरियल जो कि आपका थोड़ा सा बन चुका है और आप थोड़ा सा बनना भी बाकी है, ना वो कंप्लीटली बन के रेडी है और ना वो कंप्लीटली रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, यानी वो बीच के फॉर्म में है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी फिनिश मटेरियल, यानी बनने के प्रोसेस में भी चल रहा है वो मटेरियल। अगला जाता है जब मटेरियल बनकर रेडी हो गया, यानी आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, तो उसको लोग क्या बनेंगे, फिनिश मटेरियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, मटेरियल को और भी कई भाग बांटा जा सकता है। जैसे दो तरह के मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। और इन दोनों के बारे में आपने इससे पहले जान लिया कि वो मटेरियल जिसको आप प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो, यानी उसको दिखा सकते हो, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल। और जिसको आप आइडेंटिफाई एलोकेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट के साथ, वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, याद रहेगा चीज बढ़िया से। ठीक है, तो ये था मटेरियल के बारे में, फिर से रिवीजन कर दिया मैंने आपको। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आता है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का स्टोरिंग का मतलब क्या। तो सिंपल सा बात है, आप कुछ भी प्रोडक्ट को अगर बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट को अगर बनाओगे, तो आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, और मटेरियल को लाके आपको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी मटेरियल को स्टोर करके फिर उसको वर्कशॉप, यानी जहां पे आपका काम चल रहा है फैक्ट्री में, वहां तो भेजना, इशू करना, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस हो रहा है, इसको बोलते हैं लोग क्या, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो स्टोरिंग ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा। स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स इज द फंक्शन ऑफ रिसीविंग मटेरियल, यानी मटेरियल को रिसीव करना, स्टोरिंग देम, उसको स्टोर में स्टोर करना, एंड इशूइंग दिस टू वर्कशॉप, और उसको वर्कशॉप में इशू करना। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको लोग क्या बोलते हैं, स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स बोलते हैं। यानी मटेरियल्स का स्टोर मटेरियल एक ऐसा फंक्शन है जहां पे आप मटेरियल को रिसीव करते हो, उसको स्टोर में, ठीक है, हमारे एक स्टोर होता है, उसमें जमा करके रखते हो। ठीक है, उसके बाद वहां से वर्कशॉप में इशू करते हो माल बनने के लिए, वो पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स। अब स्टोरिंग ऑफ मटेरियल के बाद सबसे बड़ा एक वर्ड आएगा कि स्टोरिंग है, उसको स्टोर करना है। ठीक है, उसको स्टोर कहां पे करें, स्टोर डिपार्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब स्टोर का मतलब क्या, अगला पॉइंट आपका कि स्टोर का मतलब क्या। तो देखो, द स्टोर इज ए सर्विस डिपार्टमेंट। स्टोर क्या, एक तरह का सर्विस डिपार्टमेंट होता है, हेडेड बाय द स्टोर कीपर, जो जिसका हेड कौन होता है, स्टोर कीपर होता है। यानी स्टोर डिपार्टमेंट एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है जिसका हेड हमारा स्टोर कीपर होता है। Where materials are received and stored for subsequent issue to production डिपार्टमेंट, जहां पर मटेरियल को रिसीव करके रखा जाता है
और उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या इशू के लिए रखा जाता है, यानी जब तक उसको इशू ना किया जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तब तक उसको हम लोग क्या करते हैं स्टोर में जमा करके रखते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो स्टोर क्या है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है जिसका हेड स्टोर कीपर होता है, जहां पर मटेरियल को रिसीव करके उसको जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेज दे रहा है तब तक उसको स्टोर करके रखते हैं। स्टोरिंग का काम वही होता है, तो हमारा कहलाता है डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट कहलाता है हमारा स्टोर के नाम से। ठीक है, तो ये स्टोर है आपका। इसके अलावा थोड़ा जानेंगे कि स्टोर कितने तरह के होते हैं, सब कीजिएगा। अच्छा, स्टोर डिपार्टमेंट में कुछ बातें ध्यान रखनी होती है आपको कि स्टोर कीपर होता है, ठीक है, और स्टोर कीपर का सारा काम होता है क्या कि सारा कुछ देखना कि कितना माल आया, कितना माल गया, कितना माल बैलेंस पड़ा, स्टोर कीपर का ये काम होता है। ठीक है, तो स्टोर कीपर का हेड यानी कि स्टोर कीपर होता है। स्टोर डिपार्टमेंट का हेड आपका स्टोर कीपर होता है। अब देखो, टू इंपॉर्टेंट मटेरियल रिकॉर्ड्स मेंटेन, ये दो वो सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाए तरीके होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं मटेरियल का रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट मटेरियल रिकॉर्ड क्या है वो ध्यान से। पहला होता है बिन कार्ड, याद रखिए, पहला होता है बिन कार्ड, दूसरा हमारा होता है स्टोर लेजर। ये बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं मटेरियल का सारा डाटा यानी उसका रिकॉर्ड अपने पास हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जिसके द्वारा मटेरियल पर कंट्रोल किया जा सकता है, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बिन कार्ड किसे कहते हैं, तो बिन कार्ड कुछ नहीं है, एक तरह का कार्ड होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे स्टोर में कितना मटेरियल्स आया यानी रिसीव हुआ, कितना मटेरियल हमने वर्कशॉप में इशू किया और कितना हमारे पास बैलेंस में पड़ा हुआ है, ये कार्ड जो बताता है। ठीक है, ये कार्ड का नाम रखा गया है बिन कार्ड। ठीक है, तो देखो क्या है, बिन कार्ड इज ए रिकॉर्ड ऑफ, ठीक है, बिन कार्ड क्या हमारा रिकॉर्ड है, तो बिन कार्ड इज ए रिकॉर्ड ऑफ स्टोर्स रिसीव्ड, इशूड एंड इन हैंड एट एनी टाइम, कोई भी टाइम आप जान सकते हो, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्वांटिटी ओनली। बिन कार्ड आपको सिर्फ क्वांटिटी बताता है कि हाँ हमारे पास 10 टन माल पड़ा हुआ है, हाँ हमारे पास 1500 यूनिट पड़ी हुई है। ठीक है, बस ये यूनिट बताता है, क्वांटिटी बताता है, ये वैल्यू नहीं बताता कि उस जो पड़ा हुआ माल है उसका वैल्यू कितना है, ये सिर्फ क्वांटिटी बताता है। तो बिन कार्ड वो कार्ड होता है जिसके द्वारा स्टोर में कितना माल आया, कितना माल इशू किया गया, कितना माल बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो कार्ड हमारा जो ये सब कुछ बताता है वो कहलाता है हमारा बिन कार्ड। लेकिन याद रखिएगा, बिन कार्ड सिर्फ क्वांटिटी बताता है। बिन कार्ड को बनाता कौन है, तो बिन कार्ड को बनाता है हमारा स्टोर कीपर। याद रखिएगा, स्टोर कीपर जो होता है वही हमारा क्या करता है बिन कार्ड को बनाता है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अब आते हैं अगला स्टोर लेजर। स्टोर लेजर क्या है, तो स्टोर लेजर का मतलब होता है ये एक ऐसा लेजर फॉर्म होता है जिसमें कितना माल रिसीव हुआ, कितना माल इश्यू हुआ, कितना माल बैलेंस में पड़ा है। लेकिन सर ये तो वही बात है, बिन कार्ड नहीं, ये बिन कार्ड नहीं है। ठीक, कितना माल बैलेंस है, प्लस साथ में ये बताता है कितनी क्वांटिटी का माल, उसका प्राइस कितना, उसका वैल्यू कितना है, ये भी बताता है। यानी ये क्वांटिटी प्लस वैल्यू दोनों चीजों को बताता है, ये हमारा कहलाता है स्टोर लेजर। ठीक है, देखो, स्टोर लेजर इज ए रिकॉर्ड इन लेजर फॉर्म ऑफ स्टोर परचेज, issued and in hand at any time, showing both quantities and value। ठीक है, स्टोर लेजर एक रिकॉर्ड होता है, लेजर फॉर्म में होता है जो कि ये बताता है कितना माल हमने परचेज किया, कितने रुपये का माल हमने इशू किया, कितने रुपये का माल यानी कितने वैल्यू का माल हमारे पास बैलेंस में पड़ा हुआ है। ये जो फॉर्म होता है लेजर फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोर लेजर। ठीक है, याद रहेगा स्टोर लेजर। स्टोर लेजर कौन बनाता है, तो स्टोर लेजर हमारा कॉस्ट डिपार्टमेंट बनाता है। ये यानी बोल सकते हैं हम लोग वो कौन बनाता है, कॉस्ट क्लर्क बनाता है। कौन बनाता है, कॉस्ट क्लर्क बनाता है। ठीक है, कॉस्ट क्लर्क हमारा बनाता है। बिल कार्ड कौन बनाता है, स्टोर कीपर बनाता है। स्टोर लेजर कौन बनाता है, कॉस्ट क्लर्क बनाता है। बिल कार्ड कहाँ होता है, स्टोर डिपार्टमेंट में होता है। स्टोर लेजर कहाँ होता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट में होता है। याद रहेगा चीज।
याद रहेगा, कभी दोनों में डिफरेंस है तो खुद से बना के आराम से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बिल कार्ड कंप्लीट, ये हमारा हो गया स्टोर लेजर कंप्लीट। ठीक है, अब बिल कार्ड हो चाहे स्टोर लेजर हो, इनमें जो भी हम लोग यूनिट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी मटेरियल्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो देखो अगला हमारा जो पॉइंट है वो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बिल कार्ड एंड स्टोर लेजर। ठीक है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा बिल कार्ड और स्टोर लेजर का काम को पूरा किया जाता है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल्स का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो सामानों की जरूरत है, यानी जो जो मटेरियल्स की जरूरत है, उसकी जो एक लिस्ट बनती है, उसका एक जो शेड्यूल बनता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है बिल ऑफ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा चीज। ठीक है, अच्छा अगला जो हमारा आता है वो सुनो, अगला जो हमारा है वो हमारा है गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स रिसीव्ड नोट का मतलब हुआ क्या कि जब भी स्टोर में माल आएगा, ठीक है, तो उस समय एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि हाँ हमने माल को रिसीव कर लिया है। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है वो कहलाता है हमारा गुड्स रिसीव्ड नोट। ठीक है, स्टोर में जब भी माल आएगा, जब भी माल रिसीव किया जाए, उस वक्त एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, वो कहलाता है गुड्स रिसीव्ड नोट। अगला जो एक डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा वो होता है स्टोर रिक्विजिशन नोट। अब स्टोर रिक्विजिशन नोट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए वर्कशॉप में यानी जहां काम चल रहा है, फैक्ट्री में, वहां माल की जरूरत है। अब माल की जरूरत है तो उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री में जो हमारा फॉरमैन होगा, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट बना के हमारे स्टोर डिपार्टमेंट भेजेगा, ठीक है, स्टोर कीपर के पास, कि हमें इतने मालों की जरूरत है, इतने यूनिट की जरूरत है। उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस माल को इश्यू करेगा। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, ठीक है, वर्कशॉप की तरफ से स्टोर के लिए कि हमको माल चाहिए, ये डॉक्यूमेंट ही कहलाता है हमारा स्टोर रिक्विजिशन नोट। ठीक है, अच्छा अगला आता है मटेरियल रिटर्न नोट। यानी मान लीजिए जब स्टोर डिपार्टमेंट ने क्या किया, माल को भेज दिया वर्कशॉप में जहां पे काम चल रहा है, ठीक है, या आप उसको जॉब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां क्या हुआ कि जब माल वहां चला गया है, अब वहां पे माल एक्सेस हो गया, ठीक है, यानी जितना यूनिट का जरूरत था उतना यूनिट बन के रेडी हो गया, फिर भी माल बच गया। अब क्या होगा, वर्कशॉप से माल को रिटर्न भेजा जाएगा स्टोर में। उस समय जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, यानी एक्सेस माल के रिटर्न करने के लिए, एक्सेस मटेरियल को रिटर्न करने के लिए स्टोर में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वो हमारा कहलाता है मटेरियल रिटर्न नोट। ठीक है, देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बढ़िया से समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ध्यान से समझना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला आता है हमारा मटेरियल ट्रांसफर नोट। अब मटेरियल ट्रांसफर नोट का मतलब होता है कि मान लीजिए, ठीक है, एक बात समझाता हूं, दो वर्कशॉप है, जॉब ए और आपका जॉब बी। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, जब हमारा स्टोर में हमारा तो यहाँ पे एक्सेस मटेरियल हो गया, हमारा जो मटेरियल था वो एक्सेस हो गया। तो पहला तो जॉब ए यानी वर्कशॉप कर सकता है कि इस माल को वो स्टोर में रिटर्न कर दे, स्टोर में वापस कर दे, या तो वो दूसरा काम कर सकता है कि बगल में जहां काम चल रहा है, ठीक है, उस जगह को वो क्या करें, ट्रांसफर करें। बगल में वर्कशॉप में पूछे कि आपको माल की जरूरत है, अगर माल की जरूरत है तो वो क्या करेगा, स्टोर में वापस ना करके, यानी स्टोर में वापस ना करके एक जॉब से दूसरे जॉब में माल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट, और उसमें एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, माल को ट्रांसफर करने के लिए भी एक जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके आधार पर हमारा बिल कार्ड और हमारा स्टोर लेजर मेंटेन होता है, यानी बनता है। ठीक है, चलो तो इतना कुछ आपको समझ में आ चुका है कि स्टोरेज मैटर कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, बिल कार्ड, स्टोर लेजर। और बिल कार्ड, स्टोर लेजर को बनाने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपके सामने है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा होता है स्टोर। अब ये स्टोर क्या होता है समझिएगा बात। स्टोर क्या होता है, तो आपको पता है कि स्टोर एक सर्विस डिपार्टमेंट है जहां से माल को क्या करेगा, स्टोर करके रखा जाता है अपने पास, और उसके बाद उसको क्या कहता है, इश्यू किया जाता है। ठीक है, वर्कशॉप में। तो स्टोर आपको कितने तरह के देखने को मिलेगा, तो स्टोर आपको दो तरह के देखने को मिलेगा। एक होता है सेंट्रलाइज्ड स्टोर, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। दो तरह के स्टोर आपको देखने मिलेंगे, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिसेंट्रलाइज्ड। हिंदी में बोलते हैं केंद्रीयकरण, इसको बोलते हैं विकेंद्रीयकरण। अब क्या होगा समझना, मान लीजिए
ये आपका एक स्टोर है, ठीक है, एक स्टोर है। एक काम यहाँ चल रहा है यानी जॉब ए, एक यहाँ काम हो रहा है, एक इस जगह पे काम हो रहा है जॉब बी, एक यहाँ पे भी काम चल रहा है जॉब सी, ठीक है, और एक मान लीजिए यहाँ पे काम चल रहा है जॉब डी, ठीक है। ठीक, अब समझिएगा, इसी स्टोर से जॉब ए में भी माल भेजा जाएगा, इसी स्टोर से जॉब बी में भी भेजा जाएगा, इसी स्टोर से जॉब सी में भेजा जाएगा, इसी स्टोर से जॉब डी के लिए भी माल भेजा जाएगा, समझिएगा, ठीक है। यानी एक स्टोर है और सभी डिपार्टमेंट में यानी जहां पे भी काम चल रहा है वर्कशॉप में वहां माल भेजा जा रहा है। ऐसा जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं लोग सेंट्रलाइज स्टोर। ऐसे स्टोर को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज स्टोर, यानी स्टोर एक ही रहेगा और वही स्टोर से हर जगह माल भेजा जाएगा जहां भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारे फैक्ट्री में, वो कहलाता है हमारा सेंट्रलाइज स्टोर। याद रहेगा चीज, इसको बोलते हैं लोग सेंट्रलाइज स्टोर। अब आते हैं डिसेंट्रलाइज स्टोर का मतलब क्या, तो समझना। डिसेंट्रलाइज स्टोर का मतलब हुआ क्या, समझिएगा, हर एक जॉब के लिए, हर एक वर्कशॉप के लिए हमने क्या बनाया, एक स्टोर बनाया। हर एक जॉब के लिए हमने क्या बनाया, स्टोर बनाया। हर एक जॉब के लिए हमने क्या बनाया, स्टोर बनाया। हर एक जॉब के लिए क्या बनाया, स्टोर बनाया। यानी जब हर एक वर्कशॉप का अपना खुद का एक स्टोर होता है तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर के नाम से जानते हैं। याद रहेगा चीज, ठीक है। तो देखो दो तरह के स्टोर आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है आपका सेंट्रलाइज्ड स्टोर और दूसरा होता है हमारा डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। सेंट्रलाइज्ड स्टोर का मतलब सिर्फ एक स्टोर रहेगा, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग स्टोर बनाया जाएगा, ये कहलाता है डिसेंट्रलाइज्ड। अब आपके सेंट्रलाइज्ड स्टोर बनाने से आपके क्या फायदे, मेरिट्स क्या है। तो सबसे पहला मेरिट होता है बेटर कंट्रोल। जब एक ही जगह माल पड़ा रहेगा तो आप बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा बेटर सुपरविजन ऑफ द स्टोर, आप स्टोर का बहुत अच्छे तरीके से पर्यवेक्षण कर पाओगे, यानी सुपरविजन करना, ध्यान रख पाओगे, देखभाल कर पाओगे। तीसरा मिनिमम वेस्टेज, जब एक ही जगह स्टोर में माल पड़ा रहेगा तो वेस्टेज होने की संभावना कम होती है। चौथा बेटर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी स्टॉक, यानी आप जब एक ही जगह माल पड़ा तो आप उसको अच्छे तरह से सिक्योरिटी दे पाओगे, उसका सेफ्टी कर पाओगे, अपने स्टॉक जो पड़ा हुआ है एक ही जगह पर, ठीक है। एक ही स्टोर में जब माल पड़ा रहेगा तो उसकी सेफ्टी, उसका ध्यान रखना, ये सब आप अच्छे से कर पाओगे, तो बेटर सिक्योरिटी मिलेगी और सेफ्टी मिलेगी हमारे स्टॉक को। तो ये होता है मेरिट्स। अब आते हैं डिमेरिट। डिमेरिट में क्या, हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए स्टोर में आग लग गया, ठीक है, तो भैया पूरा का पूरा माल जल के बर्बाद हो सकता है, या कोई चोरी कर लिया तभी हमारा पूरा का पूरा माल चोरी हो सकता है। ये जब एक ही जगह पे माल पड़ा रहता है तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है आग लगने का, ये सब, जिससे माल मेरा पूरा का पूरा एक बार में डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ये हमारा हाई रिस्क है। दूसरा हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देखो ये जरूरी नहीं होता है कि एक स्टोर के बगल में जितना भी बना था, जैसे मान लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा चीज, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्टोर होता है, एक ही स्टोर होता है, और मेरे से बात कोई जरूरत नहीं कि ये जो जॉब है, ये जो जॉब है जहाँ पे काम चल रहा है, ये एकदम स्टोर के नजदीक में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। मान लो ये 10 किलोमीटर दूर हो, ये 2 किलोमीटर दूर हो, ये 20 किलोमीटर दूर पे हो, ये 4 किलोमीटर दूर पर, यही सब का वर्कशॉप की दूरी थोड़ी अलग होती है, जिसके से हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, ये हाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। याद रहेगा चीज को, ठीक है। तो देखो ये था हमारा मेरिट्स और ये हमारा था डिमेरिट्स, ठीक है। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स मैंने आपको बता दिया है सेंट्रलाइज्ड स्टोर का। अब आते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर का कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स है। तो डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर में सबसे पहला मेरिट है कॉस्ट ऑफ इंटरनल इज अवॉइडेड, यानी जब स्टोर के बगल में ही हमारा वर्कशॉप होता है, या यूं बोलो वर्कशॉप के बगल में ही स्टोर होता है, तो बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं, ठीक है, इंटरनल कॉस्ट कम पड़ता है, बहुत ही कम। डिले गेटिंग रेशियो अवॉइडेड इज अवॉइडेड, यानी माल में किसी भी तरह की देरी नहीं होती, क्यों, क्योंकि स्टोर के नजदीक में ही हमारा वर्कशॉप है। हाँ, और जब भी वर्कशॉप को माल चाहिए तो तुरंत स्टोर से माल को इशू किया, तो डिले होने का कोई चांसेस नहीं हो पाता। तो ये दो मेरिट्स होते हैं हमारे डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर के। अब अगर डिमेरिट, डिमेरिट में सबसे पहला जो होता है वो होता है हाई कॉस्ट, या हैवी इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, हैवी एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। क्यों, अब देखो हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग से स्टोर बनाना पड़ेगा,
हर एक डिपार्टमेंट के लिए जब आपको अलग से स्टोर बनाना पड़ेगा तो सोचो आपको कितने सारे स्टोर बनाने पड़ जाएंगे, तो उसके लिए खर्चा भी तो लगेगा, तो हैवी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगला है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड सुपरविजन इज नॉट पॉसिबल। जिस तरह से सेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक ही जगह माल पड़ा हुआ है, उसको बहुत अच्छे से हम लोग हैंडल कर पाते हैं, ध्यान रख पाते हैं, सुपरवाइज कर पाते हैं, लेकिन ये हमारे डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर जगह अपना स्टोर है, तो एक आदमी एक ही बार में 4 स्टोर पर ध्यान नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है और सुपरविजन भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखो ये है हमारा सेंट्रलाइज्ड स्टोर और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। तो ये था आज पूरा का पूरा टॉपिक आपके सामने मैंने रखा, ठीक है। आज आपने सिर्फ जाना है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल कंट्रोल इसके अगले चैप्टर यानी अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज पूरा आपने सिर्फ स्टोरिंग ऑफ मटेरियल ही जाना है कि किस तरह मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगली जो वीडियो बनेगी उसमें मटेरियल कंट्रोल बनेगी, स्टॉक लेवल बनेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज की क्लास, ठीक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो आज की वीडियो ये मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक पूरा ये भी खत्म हो चुका है। अगली वीडियो में ध्यान से रखिएगा कि उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और जाने से पहले मैं ये बोलूंगा जरूर कि अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मौका मिले सीखने का बहुत कुछ, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि और थैंक यू।